हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोरल रीफ्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स के टाइप, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। उसके बाद कोरल रीफ्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोरल रीफ्स के टाइप्स आते हैं, फिर कुछ इनिशिएटिव्स इनको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए क्योंकि एंडेंजर्ड ये बन रहे हैं, और इसी तरह से काफ़ी कुछ है जो हमें इस वीडियो में पढ़ना है। कोरल ब्लीचिंग पढ़ना है, बट एक वीडियो में अगर मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं कुछ 2-3 पार्ट्स में इसे अपलोड करूंगी, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो आपको पता ही है मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। अब देखिए हल्की सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। नहीं भी आपको ये 3 लाइनें समझ में आए दैट्स ओके। जैसे ही हम कोरल समझेंगे पहले, उसके बाद हम कोरल रीफ्स पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। सो कोरल रीफ्स होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है ओशंस में पाए जाते हैं। हम हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, हमने ओशनिक फ्लोर्स पढ़ा, हमने और उसके बाद में सैलिनिटी पढ़ा है ना। तो हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो ओशंस यानी समुद्रों में आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग वगैरह की कभी वीडियोस, तो नीचे जो आपको दिखाई देते हैं कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे, वो ओशंस के अंडर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, है ना। तो वैसे ही कोरल रीफ भी एक चीज होती है जो ओशंस में आपको मिलेगी, ठीक है। नाउ कोरल रीफ्स आर अंडर वाटर इकोसिस्टम क्रूशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल लेवल पे बैलेंस बनाने के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल सिस्टम है, आपको पानी के अंदर मिलेगा। ऑल्सो कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस। ओशंस के रेन फॉरेस्ट भी कहे जाते हैं, बट नाउ दे आर अंडर थ्रेट। बट अब ये इनको मतलब खतरा है, तो खतरा किससे है, क्यों है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, आप बस टेंशन ना लें। बट पहले कोरल रीफ्स में कोरल चीज क्या है पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आपको कोरल रीफ समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसी हैं, मतलब डिफरेंट से वर्ड्स हैं, है ना, डिफिकल्ट से वर्ड्स है, तो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोरल्स के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, अगर समझ में ना आए, समझ में आ जाए तब तो फिर कुछ भी नहीं, है ना। कोरल होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। कोरल मतलब एनिमल्स, जंतु, लिविंग एनिमल्स, ठीक है। इनवर्टिब्रेट क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विद नो बैकबोन, जिसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो ओशंस में पाए जाते हैं, जिनमें कोई बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। कोरल्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ दे बिलोंग टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एनिमल्स कॉल्ड निडेरिया। अब देखिए जो कोरल्स होते हैं बहुत ही कलरफुल एनिमल्स होते हैं, बहुत ही फैसिनेटिंग, मतलब इनको देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर से एनिमल्स होते हैं, और जिस ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं उसे हम कहते हैं निडेरिया, ठीक है। नाउ कोरल मीन्स एनिमल्स, समझना है ध्यान से। ईच कोरल एनिमल इज कॉल्ड अ पॉलिप। हर एक कोरल एनिमल को पॉलिप बोलते हैं, ठीक है। अब कोरल्स हैं, एनिमल्स हैं जिनको कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, बहुत सुंदर होते हैं, फैसिनेटिंग एनिमल्स होते हैं। हर एक कोरल एनिमल को हम पॉलिप भी बोलते हैं, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे ना थ्योरेटिकल पार्ट ये सारा, तो इसमें पॉलिप शब्द यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए पॉलिप क्या है, ठीक है। व्हेन जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स लिव टुगेदर इट बिकम अ कॉलोनी। अब हर एक कोरल एनिमल को हम पॉलिप बोलते हैं, ठीक है, सेम ही चीज है ना। जो पॉलिप है, जो बहुत सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जेनेटिक वाइज आइडेंटिकल से हमारा तो ना परिवार में हम दादा, फिर पापा, फिर चाचू, ये सारे जेनेटिकली सेम है, पूरे परिवार में रहते हैं। तो वैसे ही जब वो पॉलिप्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, जिनके जेनेटिक सेम होते हैं, जब वो साथ में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉलोनी। जैसे हम कहते हैं ना अपने अपने उसको परिवार कहते हैं, फैमिली कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं? कॉलोनी। इन हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स। अब ऐसा नहीं है 4, 5, 8, 10 लोग रहते हैं, नहीं, ये एनिमल्स जो है हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स जो है वो इकट्ठे रहते हैं, तो उसे हमने नाम दे दिया कॉलोनी का। अब कॉलोनी में रह के करते क्या है? बडिंग। अब बडिंग क्या होता है? वर्ड आपको जो यूज होंगे ना, आप किसी भी बुक में जाएंगे, पॉलिप, निडेरिया, कॉलोनी, बडिंग, कोरल, इनवर्टिब्रेट, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे, तो उनका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रेटिफिकेशन चलेगी, है ना। सो कॉलोनी में जो रहते हैं कैसे? फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। अब कॉलोनी में ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, तो कैसे? बडिंग के प्रोसेस की वजह से, जो कि क्या होता है, इन विच द ओरिजिनल पॉलिप ग्रोज कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जो और एक पॉलिप होगा वो अपनी कॉपी ग्रो करेगा, फिर 2 पॉलिप्स हो गए, वो अब दोनों अपनी अपनी कॉपीज ग्रो करेंगे। कॉपीज मतलब अपने जैसे, आइडेंटिकली सेम, बिल्कुल सेम चीज, है ना, तो उसे कहते हैं बडिंग। अब इतने सारे कैसे इकट्ठे होंगे? हर एक पॉलिप और पॉलिप करता रहेगा जनरेट, तो इस तरह से इतने सारे हो जाएंगे, कॉलोनी बन जाएगी। और कैसे बनी? बडिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हमारा, आगे चलते हैं। काफी कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसको आप ऐसे ना समझे कि बोरिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आए तो, है ना।
नाउ आई होप आपको पॉलिप, कॉलोनी, बर्डिंग, इनवर्टिब्रेट सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब इनका रिलेशनशिप होता है किसी के साथ, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने आप ये जी नहीं सकते, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, दे हैव अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अ माइक्रोस्कोपिक एल्गीज। बहुत छोटी छोटी एल्गीज होती हैं, ठीक है, उनके साथ कोरल्स का एक रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअलिस्टिक मतलब कोरल उस एल्गी को कुछ देंगे, एल्गी इन कोरल्स को कुछ देगी, तब ये दोनों जिंदा रहते हैं। अगर ये दूर हो जाएंगे तो दोनों जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये मतलब है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप का। नाउ विद अ माइक्रोस्कोपिक एल्गी कॉल्ड ज़ुएनथेले। अब भाई साहब प्रोनाउंसिएशन आप खुद देख लेना, बट ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है इस एल्गी के साथ कोरल्स का। एक साइड पे लिख दिया हमने कोरल्स का नाम, एक साइड पे हमने लिख दिया इन छोटी छोटी एल्गीज का नाम। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? ऑब्वियसली कोरल इन एल्गीज को कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, ये एल्गीज भी कोरल्स को कुछ प्रोवाइड करवाएंगे, तभी बना ना म्यूचुअल रिलेशनशिप। सो कोरल्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं पहले वो देखते हैं। दे प्रोवाइड कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो है एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू जीती हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ना सनलाइट पहुंचनी चाहिए, बहुत डीप ओशन में ये जिंदा नहीं रह सकते। अब वो क्या जो सिस्टम है सारा वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कितनी हाइट में, कितने टेम्परेचर में ये रह सकते हैं, पानी कैसा होना चाहिए, वो सब हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देखिए, कोरल्स क्या करते हैं, कुछ नेसेसरी चीजें जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती हैं इन एल्गीज को, वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये जो एल्गीज है, माइक्रोस्कोपिक एल्गीज, ये क्या प्रोवाइड करवाती हैं? They supply corals with organic products like carbohydrates utilized by the corals for the synthesis of the calcium carbonate skeletons. एक और चीज यहाँ पे यूज होगी, कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन्स क्या होते हैं, बट वो हम कोरल रीफ में पढ़ेंगे। बस अब कोरल से रिलेटेड है ये स्केलेटन्स। ठीक है, अब ये छोटी छोटी एल्गी जो है, माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, क्या प्रोवाइड करवाती है? जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है इनका, तो उससे जिनको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जो भी न्यूट्रिशियस चीजें मिलती हैं, वो ये कोरल्स को प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, अब कोरल क्या करते हैं, इसको जो है अपने सिंथेसिस में यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन प्रोड्यूस करने के। ठीक है, नाउ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटीफुल कलर ऑफ कोरल्स। हमने पढ़ा जो कोरल है बहुत सुंदर होते हैं, फैसिनेटिंग एनिमल्स होते हैं, कलरफुल एनिमल्स होते हैं। तो ये कलर जो है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं कोरल्स को, उसकी वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ इजी से इजी में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। आप डिफरेंट जगह जाएंगे, बहुत ही मतलब खराब तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ। मैं भी देख रही थी यूट्यूब पे वीडियोस, बट मुझे ऐसा लगा नहीं। बट मैंने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी वे में समझा सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रूव हो, है ना। क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया आपका, और उसके बाद ओशन करंट्स, इसके बाद हम ओशन करंट्स पढ़ेंगे, वो हो गया, है ना। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बहुत मतलब ढूंढ के मिलेंगे, है ना। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। तो आई होप जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जहां पे हम कोरल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। हार्ड कोरल्स होते हैं, सॉफ्ट कोरल्स होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं वो सब पढ़ना है। ठीक है, अब हम आ गए हैं कोरल्स के टाइप्स की ओर। जैसे कि मैंने बताया, दो तरह के होते हैं, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। हार्ड कोरल क्या होते हैं? प्राइमरी रीफ बिल्डिंग कोरल्स। अब हम तो देखिए अभी सिर्फ कोरल्स पढ़ रहे हैं, अभी हमें कोरल रीफ पढ़ना है जो मेन टॉपिक है ना। तो कोरल रीफ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट फिलहाल रीफ कौन बनाते हैं? जो हार्ड कोरल्स हैं, सिर्फ यही कोरल रीफ बनाते हैं, सॉफ्ट कोरल्स नहीं बनाते हैं। ठीक है, दे लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज में समझ गए आप, ग्रुप में रहते हैं, जो जेनेटिकली आइडेंटिकल कोरल्स होते हैं, हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स के ग्रुप में रहते हैं, जिसे हमने नाम दे दिया कॉलोनी का। हार्ड कोरल्स फॉर्मिंग रीफ्स आर कॉल्ड हर्मेटाइपिक कोरल्स। वो कोरल्स जो हार्ड कोरल्स होते हैं, जो वो रीफ में जब रीफ बनाते हैं, तो इनको हर्मेटाइपिक कोरल्स बोलते हैं। देयर आर अराउंड 800 नोन स्पीसीज ऑफ हार्ड कोरल। जो हार्ड कोरल है, इसके 800 नोन स्पीसीज हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स के अलग अलग स्पीसीज होते हैं, है ना, उसी तरह से जो ये हार्ड कोरल है, इसके 800 जो है नोन स्पीसीज हैं। ऑल्सो कॉल्ड स्टोनी कोरल। स्टोनी कोरल्स मतलब ये ढेर बना के जो है एक पूरा रीफ बनाते हैं। कोरल रीफ में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है ना। तो इनको स्टोनी कोरल्स भी बोलते हैं, टाइपिक कोरल्स भी बोलते हैं, हार्ड कोरल्स भी बोलते हैं। सॉफ्ट कोरल्स क्या होते हैं? बिल्कुल हार्ड कोरल्स के उल्टे। ठीक है, दे डोंट हैव रॉक लाइक कैल्शियस स्केलेटन्स लाइक अदर्स। अब इनमें क्या होते हैं? कैल्केरियस बोलीजिए, कैल्शियस बोलीजिए, कैल्शियम वाली स्केलेटन्स होते हैं। इनकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां क्या, स्केलेटन्स जो होते हैं, ढांचा होता है, वो कैल्शियम से बना होता है। ठीक है, तो जब वो भी हम पढ़ेंगे, मतलब आगे आपको अभी समझ नहीं आएगा, बहुत हो जाएगा। तो इनके जो स्केलेटन होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। सॉफ्ट कोरल जो है वो इनके कैल्केरियस स्केलेटन्स नहीं होते हैं। ठीक है, रॉक की तरह हार्ड नहीं होते हैं। दे लिव इन कॉलोनीज। हाँ, कॉलोनीज में तो ये भी रहते हैं। दे हैव डिस्टिंक्टिव फीदरी अपीयरेंस। बिल्कुल अलग सी तरह के फीदर की तरह, पंखों की तरह इनकी अपीयरेंस होती है। ऑल्सो कॉल्ड हर्माटिपिक कोरल्स।
या अहर्मा टाइपिक कोरल्स डू नॉट फॉर्म रीफ्स, रीफ नहीं बनाते हैं। अब कोरल रीफ क्या है, जो ये बनाते हैं ये नहीं बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हमें अभी और भी पढ़ना है कि कोरल कितने टेम्परेचर में रहते हैं वो सब कुछ, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया कोरल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम कुछ पढ़ेंगे कि ये जो है डिग्रेड हो रहे हैं, इनका जो इकोसिस्टम है वो अंडर थ्रेट है, तो उसके लिए सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, तो 2-3 वीडियोस इसकी आएंगी। ठीक है, आज हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ना है वो है कोरल रीफ्स। तो देखिए ये सेकंड पार्ट रहेगा इस टॉपिक का। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि कोरल्स क्या होते हैं। ठीक है, इसका रिलेशनशिप होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ कोरल्स, हार्ड कोरल्स, सॉफ्ट कोरल्स, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं, कोरल से ये कैसे बनते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें कोरल रीफ सर्वाइव करते हैं, एंड टाइप्स ऑफ कोरल रीफ, जैसे कि बैरियर रीफ हो गया, अटॉल हो गया, फ्रिंजिंग रीफ हो गया। ये छोटे सा एक टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो 10 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली एक वीडियो बनेगी, और ऐसा नहीं कि यही है, इसके बाद 1-2 वीडियोस और आएंगे कोरल रीफ्स की। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी 110 नोट्स प्लेलिस्ट में जाएं और इससे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। फाइन, ये तो थी जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है कोरल रीफ्स। सबसे पहले तो उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। कोरल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कलरफुल एनिमल्स होते हैं, ओशंस में रहते हैं, एक एल्गी होती है ज़ुएंथली, उसके साथ इनका रिलेशनशिप होता है, वो इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है और ये उन्हें जो है म्यूचुअली जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सब हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कोरल होता है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, क्रिएटेड बाय मिलियंस ऑफ टाइनी पॉलिप्स फॉर्मिंग लार्ज कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स। पॉलिप्स यानी कोरल्स को ही पॉलिप्स बोलते हैं। जब बहुत सारे कोरल्स मिलकर, कोरल होते क्या हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, तो इनके सिक्रेशन से जब बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं उन्हें हम कहते हैं कोरल रीफ्स। कोरल की जो सिक्रेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करते हैं, इनके जो स्केलेटन्स होते हैं उन सब का जो ढेर बहुत बड़ा बन जाता है, उसे नाम दे दिया है कोरल रीफ्स का। लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑन द प्लेनेट, हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा मतलब अमाउंट में जो अवेलेबल है, अबंडेंस में जो है लिविंग स्ट्रक्चर्स, वो है कोरल रीफ्स। जब ये एक साथ होते हैं सारे, ठीक है, ओनली लिविंग स्ट्रक्चर टू बी विजिबल फ्रॉम स्पेस, इकलौती ऐसी लिविंग चीज़ है जो स्पेस से दिखाई देती है। ठीक है, कोरल्स आर फाउंड अक्रॉस वर्ल्ड्स ओशन, दुनिया के हर एक ओशन में ये पाए जाते हैं, इन बोथ शैलो एंड डीप वाटर, डीप वाटर है या शैलो वाटर है, पाए जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी। अब हम पढ़ेंगे कि कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड, कब बनते हैं, when corals attach themselves to sedimentary rocks और hard surfaces, जब कोरल जो है खुद को अटैच कर लेते हैं किसी हार्ड चट्टान के साथ। ठीक है, अब देखिए अलग अलग जगह अलग अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। कई जगह ऐसा है कि जो कोरल्स होते हैं ना, वो सिक्रेट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उनके जो स्केलेटन्स होते हैं, उनके जो सिक्रेशन है, वो सारी जब एक साथ मिल जाती है तो एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे बोलते हैं कोरल रीफ, बट वो लिविंग होते हैं। ठीक है, हाँ, या फिर यहाँ पे जैसे कहा गया है कि जो हार्ड सर्फेस है या कोई सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक मैंने आपको पढ़ाया है, इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, जो लेयर्स में होते हैं, सारे फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल्स वगैरह सब कुछ आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है ना। चलिए ये तो हम किसी और टॉपिक में चलेंगे, बट कोरल्स क्या करते हैं, खुद को अटैच कर लेते हैं इस तरह के किसी चट्टान के साथ। ठीक है, और बन गए कोरल रीफ्स। कैल्केरियस रॉक्स इन सी, समुद्र में कैल्शियम वाली रॉक्स होती हैं। ठीक है, कोरल्स स्केलेटन्स डिपॉजिट, कोरल्स के जब स्केलेटन्स डिपॉजिट हो जाते हैं उन्हें हम कोरल रीफ बोलते हैं। नाउ ये चीज़ अंडरटेकन, अब इन दोनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा। undertaken with several other processes like sedimentation and solidification of the skeletons. Sedimentation होती है, sedimentation आप समझते हैं, एक टूटते हैं फिर एक जगह solidify, एक जगह इकट्ठे होते हैं, जम जाते हैं, इस तरह से skeletons, ठीक है, वो बनते हैं हमारे कोरल रीफ्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कोरल रीफ कैसे बनते हैं या इस चीज़ में, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं फिर से एक और कोई शॉर्ट वीडियो इस पे लेके आऊँगी और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी, बट मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सिंपल वे में आपको कहीं भी एक्सप्लेन्ड मिलेगी ये चीज़, है ना। और ये तो हो गया हमारा वो वाला पार्ट कि कंसेप्चुअल या अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। अब आ रहा है वो वाला पार्ट जहाँ से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस।
कोई भी एग्जाम है, टीचिंग का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं इस वाले पार्ट से। तो मैंने सारे जो वन लाइनर एंड फैक्चुअल डेटा है यहाँ पे एडअप कर दिया है, ठीक है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। ये कंडीशंस आपको बहुत कम जगह मिलेंगी, या फिर जो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है एक आधी लाइन इसमें जोड़ दी है, एक आधी लाइन बाद में जोड़ दी है, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज वे में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशंस। मेनली आपको ट्रॉपिकल ओशंस में मिलेंगे। ट्रॉपिकल ओशन क्या होते हैं? जो ट्रॉपिक्स के पास में होते हैं। ट्रॉपिक्स क्या होती हैं? अर्थ है, उस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस जो हैं हमने मानी है, जैसे कुछ लेटीट्यूड्स होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, वो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। तो हमारी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कौन सी लाइन करती है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के पास जो भी नियर बाय ओशंस हैं वहाँ पे आपको मेनली मिलेंगे पूरी दुनिया में, हर एक ओशन में, हर एक जगह पे, ठीक है। लेकिन मेनली जो है ये ट्रॉपिकल ओशंस में मिलेंगे। क्या टेम्परेचर या टेम्परेचर नहीं, क्या लैटिट्यूडल कंडीशंस हैं? 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ में मैक्सिमम आपको ये मिलेंगे। फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑल्सो। कोस्टल तटीय एरिया जो होता है वहाँ भी आपको ये मिलेंगे, ठीक है। कोरल डाइज। अब देखिए इसके बाद हमें कोरल ब्लीचिंग पढ़ना है। कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वहाँ पे आपको कोरल रीफ्स की और अच्छी समझ होगी, ठीक है। सो कोरल डाइज व्हेन दे गो टू 200 to 200 फीट और 60 to 70 मीटर बिलो ओशंस। अब इनका भी एक टाइम है। अब कोरल जो होते हैं ये एल्गीज पे डिपेंडेंट होते हैं। एल्गी और कोरल में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, लेकिन अब जो एल्गी है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है। अब अगर वो एल्गी और कोरल पानी में बहुत नीचे चले जाएंगे तो उन्हें सनलाइट थोड़ी मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि 60 से 70 मीटर तक ही ये होते हैं, ठीक है। बहुत डीप ओशंस में नहीं होते, 60 से 70 मीटर या थोड़ा सा ज़्यादा रख लो, इतने में होते हैं, ताकि सनलाइट को ये ले सके, वो एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर सके और कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कोरल को प्रोवाइड करवा सके। ये बात आपको तब समझ आएगी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, ठीक है। सो एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। वाटर, फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। इनके लिए बिल्कुल फ्रेश वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अब फ्रेश वाटर का भी अलग फंडा है। बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर या बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर नहीं चाहिए, मीडियम वाटर चाहिए। बहुत ही फ्रेश होगा, बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगी तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। बट क्वेश्चन ऐसा था कि फ्रेश वाटर चाहिए, सलीन वाटर चाहिए, ब्रैकिश वाटर चाहिए, कैसा चाहिए, तो अपने फ्रेश वाटर पे टिक करना है। नेक्स्ट आता है मोर सेडिमेंट्स कैन लीड टू कोरल डेथ बिकॉज इट एंटर्स देयर माउथ। जिस भी पानी में वो है वहाँ पे सेडिमेंट्स में से कंकड़ पत्थर, ये जो होते हैं ना डस्ट टाइप है ना, धूल, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए पानी में, क्योंकि वो इनके मुंह में चली जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो बहुत सेडिमेंट्स वाला पानी इनको नहीं चाहिए, ठीक है। मोर सैलिनिटी एंड मोर फ्रेश वाटर प्रोहिबिट्स देयर डेवलपमेंट। ये चीज़ जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की, बहुत ज़्यादा खारा पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर भी नहीं होना चाहिए, इससे उनकी ग्रोथ में रुकावट आती है, ठीक है। हैंस एट द माउथ ऑफ द रिवर्स नो कोरल रीफ्स फाउंड। जहाँ पे नदियाँ समुद्र में जाके मिलती हैं ना, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि वो झरना जैसा होता है, हाइट से वो खाड़ी में गिर रहा होता है, तो वहाँ बिल्कुल फ्रेश वाटर हो जाता है। वहाँ पे आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे बिकॉज दे हैव फ्रेश वाटर, क्योंकि माउथ जो होता है रिवर्स उसमें फ्रेश वाटर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्टेट एग्जाम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है कि जो माउथ ऑफ द रिवर्स होता है वहाँ पे कोरल रीफ्स, किस तरह के कोरल रीफ्स आपको मिलेंगे? फ्रिंजिंग, अटॉल, बैरियर और नन ऑफ द अबव। तो आपको करना है नन ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए अभी कंडीशंस कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ी सी अभी हमें और पढ़नी है नेक्स्ट पेज पे। इसी के साथ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स। इनकी सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। कुछ हमने पढ़ लिया, कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दैट सी वेव्स आर बेनिफिशियल फॉर देम एज दे ब्रिंग फूड फॉर देम। जो लहरें चलती है ना समुद्र में, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कोरल्स के लिए, क्योंकि वो कोरल्स के लिए खाना वगैरह सब कुछ इकट्ठा करके लाती हैं, ठीक है। टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर कितना होना चाहिए कोरल रीफ्स की सर्वाइवल के लिए? टेम्परेचर मस्ट नॉट फेल बिलो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आपको कई बार फ़ारेनहाइट में आएगा, कई बार सेल्सियस में आएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ये आता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। इससे कम हो गया मतलब पानी ठंडा हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा हो गया वार्म वाटर, वो इसमें भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम भी नहीं होना चाहिए। कभी अगर मैं साइंस का सोचा नहीं है पढ़ाने का, बट अगर इनकेस कभी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे कन्वर्जन आता है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, केल्विन, है ना, तो वो भी हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट एक्सीड 30 फैदम्स और 180 फीट। फैदम्स क्या होते हैं? डेप्थ के लिए होता है। हमने जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो ओशन फ्लोर पर पढ़ा था ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एबेसल प्लेन्स, ये वाला टॉपिक, तो उसमें हमने फैदम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो डेप्थ जो होती है वाटर की 180 फीट या फिर 30 फैदम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने में ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। बिकॉज बियॉन्ड दिस फोटोसिंथेसिस इज टू फेंट टू बी पॉसिबल, हेंस नॉट फाउंड इन डीप ओशंस। वही चीज़ है कि बहुत नीचे पानी में होंगे तो इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतनी ही डेप्थ में होनी चाहिए जहाँ तक इनको जो है सनलाइट मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, दैट एन आइलैंड विच हैज़ बिकम फ्रॉम कोरल रीफ, जो कोरल रीफ से बना हुआ है पूरा का पूरा, वो है मालदीव्स आइलैंड। ठीक है, चलिए अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, कोरल रीफ क्या होती हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इनकी सर्वाइवल के लिए। अब हमें पढ़ना है कोरल रीफ्स के टाइप्स। ठीक है, तो मेरी आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। होता क्या है ना कि हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वही चीज़ है फिर पेपर में हो नहीं पाता और नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर हम भटकते हैं कि अब नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, कहाँ से पढ़े। एक बार नोट्स बन गए तो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, बस टाइम के साथ अपडेशन चाहिए उसमें, वो आपको खुद करनी होगी। ठीक है, सो अब हमें अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि है कोरल रीफ्स के टाइप्स। ठीक है, सो 3 टाइप्स हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन जो कोरल रीफ्स होते हैं वो होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। ग्रोज सीवर्ड्स डायरेक्टली फ्रॉम द शोर, जो तट होता है, समुद्र का तट होता है ना, यहाँ या फिर ऐसा कह लीजिए जहाँ पे ज़मीन और समुद्र एक साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं तट, शोर, कोस्ट लाइन। तो वहाँ से समुद्र की तरफ इनकी ढलान होती है। अब कैसे होती है ढलान वो भी देखते हैं। ठीक है, हेंस कॉल्ड शोर रीफ्स। तो फ्रिंजिंग रीफ्स को शोर रीफ्स भी कहते हैं क्योंकि समुद्र की तरफ इनकी ढलान ज़्यादा होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये इंडिया का जैसे साउदर्न पार्ट है, मान लीजिए हम यहाँ पे कोरल रीफ की बात कर रहे हैं, तो जो ढलान होगी ना वो समुद्र की तरफ इनकी ज़्यादा होगी और तटीय क्षेत्र की तरफ बहुत जेंटल होगी। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सीवर्ड स्लोप, समुद्र की तरफ जो ढलान होती है वो होती है स्टीप एंड वर्टिकल, सीधी और बिल्कुल खतरनाक होती है ना, स्टीप बिल्कुल समझते हैं आप। एंड लैंडवर्ड स्लोप, मतलब ज़मीन की तरफ जो स्लोप होगा इसका वो होगा जेंटल, बड़ा मुलायम सा, बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, अब इसका इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिया है कि कहाँ पे आपको मिलेगी जी फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, वो आपको मिलेगी फाउंड मेनली नियर रामेश्वरम इन द गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए आज के जो टॉपिक रहेगा ना हमारा, उसमें तो हमें यही पढ़ने हैं 3 रीफ्स एंड दैट्स इट। बट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स इन इंडिया, कि इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ मिलती है। 4 जगह मेनली मिलती है, उन चारों के नाम हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए और आपको ये याद भी रखना है कि रामेश्वरम में किस तरह की रीफ है, क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रिंजिंग रीफ है। क्या क्या पढ़ा, सबसे कॉमन होती है फ्रिंजिंग रीफ, इसका जो ढलान होती है वो समुद्र की तरफ, सीवर्ड जो है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इनको शोर रीफ्स भी बोलते हैं। सीवर्ड स्लोप वर्टिकल होता है, स्टीप होता है, लैंडवर्ड जेंटल होता है, और ये मेनली रामेश्वरम में, गल्फ ऑफ मन्नार में आपको मिलेंगी। ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे बैरियर रीफ के बारे में। बैरियर रीफ क्या होती है? लार्जेस्ट, वाइडेस्ट, हाईएस्ट, एक्सटेंसिव रीफ ऑफ ऑल। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी, सबसे हाइट वाली और सबसे एक्सटेंसिव, मतलब हर जगह पाई जाने वाली क्या है? बैरियर रीफ होती है। फार अवे फ्रॉम कोस्टल एरियाज, ये कोस्ट के साथ में होती है, शोर के साथ में होती है, इसलिए इसे बोलते हैं शोर रीफ्स। ये तट से बहुत दूर होती है। ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है उनसे बहुत दूर होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं बैरियर रीफ्स। तो याद रखना है, फ्रिंजिंग नज़दीक में, बैरियर दूर में। बट पैरेलल टू द कोस्ट, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे इंडिया की ही बात करें, ये हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट है, तो ये पैरेलली चलेगी। ठीक है, दूर होगी बहुत ज़्यादा लेकिन पैरेलल चलती है कोस्ट के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया इन्होंने, जैसे हमने फ्रिंजिंग रीफ का पढ़ा ना रामेश्वरम में, वैसे ही बैरियर रीफ का एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये तो मतलब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है ना। सो दिस इज़ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बैरियर रीफ जो है वो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बैरियर रीफ का हमने क्या क्या पढ़ा? लार्जेस्ट, वाइडेस्ट, हाईएस्ट, एक्सटेंसिव रीफ ऑफ ऑल। कोस्टल एरिया से बहुत दूर होती है लेकिन कोस्ट के पैरेलल चलती है। एग्जाम्पल लिया हमने ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ द लार्जेस्ट बैरियर रीफ ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसा मत सोचिएगा कि, अब देखिए मैंने कोशिश किया ना यहाँ पे कि जो भी डायरेक्ट पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे लिख सकूँ। इसके अलावा आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, है ना। बट मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इनमें,
बट फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि इतना ही है, और भी बहुत कुछ है। हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा बैरियर रीफ। हमने पढ़े कोरल रीफ्स के 3 टाइप्स। अब हमें पढ़ना है थर्ड टाइप ऑफ कोरल रीफ विच इज अटॉल। इट्स शेप इज लाइक हॉर्स शू। जो घोड़े का पैर होता है ना, वैसी वैसी इसकी शेप होती है, या फिर बोल लीजिए अंडे जैसी होती है ना। अंडे या घोड़े के पैर जैसी वैसी शेप होती है। ये क्वेश्चन आता है हॉर्स शू वाला, तब मैंने यहाँ पे लिखा है यूजुअली लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सी। ये तट के साथ होता है, ये तट से दूर होता है बट पैरेलल होता है, ये मिडल ऑफ द सी में होता है, ठीक है। क्राउंड मेनली विद पाल्म ट्रीज। जो पलम के पेड़ होते हैं, पलम आप समझते होंगे, पाल्म है ना, इसके जो पेड़ होते हैं वो मेनली अटॉल में आपको मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल है फिजी आइलैंड। फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा। कहाँ पे है? देखिए मैप में स्पेसिफिक ओशन जो है वहाँ पे ये आती हैं, कुछ आइलैंड कंट्रीज है ना, छोटी सी कंट्री है। तो फिजी अटॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अटॉल कोरल रीफ, है ना। आज हम पढ़ेंगे कोरल रीफ्स इन इंडिया। तो देखिए ये थर्ड पार्ट है कोरल रीफ्स का। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोरल क्या होते हैं, कोरल के टाइप्स, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल, वो रीफ की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स, फिर कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कोरल रीफ से मिलकर बना हुआ है, देन कोरल रीफ के 3 टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स एंड अटॉल। सो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। आज हमें जो पढ़ना है वो है कोरल रीफ्स इन इंडिया एंड कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, ठीक है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक ज़रूर अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चीज़ें, ये वाला टॉपिक बहुत ही मतलब ट्रिकी है, आपको समझ भी आ जाएगा बट प्रॉपर तरह से नोट्स नहीं मिलेंगे कहीं पे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कोरल रीफ्स इन इंडिया। इंडिया में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। अब देखिए कोरल रीफ क्या होता है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज की वीडियो में इस चीज़ पे डिस्कशन नहीं करूँगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, एक बार जाके प्रीवियस पार्ट वर्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। फाइन, हमें पढ़ना है कोरल रीफ्स इन इंडिया के बारे में। तो 4 इंपॉर्टेंट जगह पे जहाँ पे कोरल रीफ्स आपको मिलेंगे वो है गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, द गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये तो हो गई याद करने वाली बात। अब हम पढ़ेंगे कि कोरल ब्लीचिंग होता क्या है। कोरल हमने जाना, कोरल रीफ्स हमने जाना, अब हम कोरल ब्लीचिंग पढ़ेंगे, राइट। इसी के साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? इट हैपन्स व्हेन कोरल्स लूज देयर वाइब्रेंट कलर्स एंड टर्न वाइट। हमने क्या पढ़ा, कोरल रीफ क्या होते हैं, ये कोरल क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो जिनके बहुत सुंदर रंग होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, है ना। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन पे जो है माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ज़ोएनथिली जो है वो उनके टिश्यूज में रहती है। इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा दिया। अब होता क्या है कि कोरल्स का जब कलर जो है, उनका जो सुंदर सा चमकीला सा कलर लूज हो जाता है ना, तो वो सफ़ेद दिखने लगते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। कोरल्स आर ब्राइट एंड कलरफुल बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि कोरल क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन्हें पॉलिप्स भी कहते हैं। ये सुंदर होते हैं, चमकीले होते हैं क्योंकि इनके टिश्यूज पे माइक्रोस्कोपिक एल्गी रहती है, ठीक है। लिव्स विद इन द टिश्यूज ऑफ कोरल ईच हेल्पिंग द अदर टू सर्वाइव। ये हल्का सा आपका रिविजन हो गया कि ये जो कोरल्स होते हैं और जो ये एल्गी होती है, इनके बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाते हैं और साथ में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये जो एल्गी है इसका कोरल्स के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब होता क्या है, अब कलर इनका हमने पढ़ा कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जब वाइब्रेंट कलर जो है इनका लूज हो जाता है कोरल्स का और वो वाइट होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इसमें एल्गी का क्या रोल है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है। सो आपने याद रखना है हॉट एंड वार्म वाटर टेम्परेचर, ये याद रखना है, ठीक है। सो व्हेन द ओशन एनवायरनमेंट चेंजेस हॉट, द कोरल स्ट्रेसेस आउट एंड एक्सपेल्स द एल्गी। मतलब ओशन एनवायरनमेंट मतलब पानी का टेम्परेचर या और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना, जैसे डेंसिटी हो गया और भी बहुत कुछ हो गया। तो जब ओशन, समझे, जब पानी का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, या फिर बहुत ठंडा हो रहा है, तो कोरल क्या होती है, स्ट्रेस हो जाता है। कोरल जो एनिमल है स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये एल्गी जो इनके टिश्यूज में रहती है उनको बाहर निकाल देता है। अब कोरल्स का कलर जो है वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल कलर क्यों होता है? एल्गी की प्रेजेंस की वजह से। अब जब एल्गी ही बाहर चली गई तो इनका कलर जो है वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है। एज द एल्गी लीव्स द कोरल फेड्स।
एंड कलर क्या हो जाता है, वाइट। बस इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो बस आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाए हैं ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है क्योंकि नोट्स बनाना। सो कोरल ब्लीचिंग क्या हुई कि कोरल का कलर जो है फेड होकर व्हाइट हो रहा है एंड कोरल कैन सर्वाइव अ ब्लीचिंग इवेंट। अब ऐसा नहीं कि कोरल ब्लीचिंग हो गई तो कोरल की डेथ हो गई, नहीं, वो ब्लीचिंग इवेंट को सर्वाइव कर सकते हैं, इस कंडीशन में भी वो जिंदा रह सकते हैं। बट इफ द टेम्परेचर स्टेज हाई, अब हुआ क्या है कि टेम्परेचर हाई हुआ है तो कोरल ब्लीचिंग हुई है, लेकिन अगर टेम्परेचर हाई ही रहता है, वापस नॉर्मल नहीं आता है, द कोरल वोंट लेट द एल्गी बैक। इसकी वजह से क्या होगा, एल्गी वापस नहीं आ पाएगी जब तक जो टेम्परेचर है पानी का वो हाई रहता है, एंड द कोरल विल डाई। और एल्गी के बिना कोरल जो है वो डाई मतलब मर जाएगी। ठीक है, कोरल ऐसे एनिमल्स हैं जो पूरी तरह से माइक्रोस्कोपिक एल्गी पे डिपेंडेंट है। कुछ टाइम वो एल्गी से दूर रह सकते हैं बट हमेशा उसके बिना नहीं रह सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कोरल ब्लीचिंग का जो मेन सा कंसेप्ट था। थोड़ा सा इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कुछ इंस्टेंसेस इनको मिले हैं कुछ, है ना, एग्जाम्पल्स तो वो हैं। व्हेन कोल्ड वाटर कंडीशंस हैव कॉज्ड कोरल ब्लीचिंग। हमने क्या पढ़ा कि पानी बहुत गर्म हो जाता है या जितना टेम्परेचर है उससे हल्का सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कोरल ब्लीचिंग होती है। लेकिन हमें ऐसे इंस्टेंसेस भी मिले हैं जब पानी ठंडा हो जाता है तो भी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। 2010 में फ्लोरिडा में कोरल ब्लीचिंग हुई है ठंडे पानी की वजह से, उनके पानी का टेम्परेचर कम हो गया था। ठीक है, सम कोरल डेथ, वहां पे जो पहले कोरल ब्लीचिंग हुई और कुछ फिर कोरल्स के डेथ भी हो गई थी। टेम्परेचर जो है -6.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस, यानी 6.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया था। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, बट अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें एक हल्का सा टॉपिक और पढ़ना है। बट आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आप चाहें तो मेरी हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब तक हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। कोरल के जो वाइब्रेंट कलर्स हैं वो लूज हो जाते हैं, कलर फेड हो जाता है, वाइट हो जाता है, उसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। हॉट एंड वार्म टेम्परेचर में होता है, बट ऐसे इंस्टेंसेस भी मिलेंगे कि कोल्ड या ठंडे पानी की वजह से या टेम्परेचर रिड्यूस होने की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। बट अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, क्या रीजंस हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। एक तो हमने हॉट टेम्परेचर पढ़ा, ठीक है, बट अब हमें और इन डेप्थ पढ़ना है, राइट। चलिए फर्स्ट आता है वार्म सी टेम्परेचर, पानी का जो समुद्र में जो पानी है उसका टेम्परेचर गर्म हो रहा है, ठीक है, हाई हो रहा है टेम्परेचर। सो कोरल प्रेफर टू लिव इन वार्म टेम्परेचर, वो गर्म पानी में ही रहना पसंद करते हैं जो कोरल होते हैं, है ना। एज लिटिल एज 2 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग। लेकिन जिस टेम्परेचर में वो रहते हैं उससे 2 डिग्री फ़ारेनहाइट भी अगर बढ़ जाए तो फिर कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर में राइज हो गया, अगर वाटर जो है सी का, अगर सी वाटर में हल्का सा राइज हो गया टेम्परेचर में, तो वो फिर कोरल ब्लीचिंग हो जाती है एंड अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, वार्म सी टेम्परेचर ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा है एक्सट्रीम लो टाइड्स। टाइड्स क्या होती हैं, लो टाइड्स, हाई टाइड्स, स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने वीडियो में, राइट। तो अगर नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक को। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कोरल ब्लीचिंग के कॉजेज, क्यों होती है कोरल ब्लीचिंग। तो उसी का एक रीजन है या कॉज है एक्सट्रीम लो टाइड्स, जो बहुत लो टाइड्स आती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मतलब हल्की हल्की छोटी छोटी लहरें आती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इट एक्सपोजेस द कोरल्स टू सोलर एंड यूवी रेज। इससे क्या होता है, जो कोरल्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है अल्ट्रावायलेट रेज के कांटेक्ट में आ जाते हैं, सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली उनके ऊपर पड़ती हैं एंड इट कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिजीजेस, कोई बीमारी फैली है पानी के अंदर, उससे भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। बैक्टीरियल डिजीजेस कैन इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी। जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी होती है वो कोरल के टिश्यूज में रहती हैं। ठीक है, अब अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज वहां पे फैल रही है तो फोटोसिंथेसिस जो है इस एल्गी का वो रुक जाएगा, उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस आने लगेंगी। अब अगर एल्गी को प्रॉब्लम हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कोरल को भी प्रॉब्लम होगा, है ना, जिसकी वजह से लेट मी जस्ट विच कैन कॉज कोरल ब्लीचिंग, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। नाउ अदर्स, ये तो हमने पढ़े बहुत डेप्थ वाले है ना, जो यूपीएससी वाले जिनको लिखने को आता है। अदर्स ये है वो सारे फैक्चुअल डेटा जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू वाले जो होते हैं ना, जो ये टीचिंग है और जो
एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, टीचिंग एग्जाम्स, एसएससी वगैरह, उनमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि और रीजंस क्या, और कॉजेज क्या है कोरल ब्लीचिंग के। ओवर फिशिंग, फिशिंग बहुत हो रही है, पॉल्यूशन फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, खेती बाड़ी से जो पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रन ऑफ, इंडस्ट्री से जो भी कूड़ा करकट पानी गंदा सारा इधर नदियों में फेंक देते हैं, जो ये समुद्र होते हैं वहां पे फेंक देते हैं। कोरल माइनिंग, अब यहाँ पे देखिए कोरल माइनिंग बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। ब्लास्टिंग ऑफ मैसिव एरियाज ऑफ रीफ विद डायनामाइट, लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ कोरल मैनुअली इन पैचेस थ्रू आउट अ रीफ। अब मैनुअली कई बार, अब जैसे कोरल माइनिंग का मतलब है कि मैनुअली जहाँ पे कोरल रीफ है वहां पे विस्फोट करना डायनामाइट से, और मैनुअली जो है थोड़े थोड़े एरियाज में पैचेस बना के उनको रिमूव करना, ये होता है कोरल माइनिंग। तो इससे भी कोरल ब्लीचिंग होगी। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज नियर कोरल इकोसिस्टम, जहाँ पे कोरल रीफ है उसके साथ में कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया, वहाँ भी फिर ये इशू हो जाएगा, है ना, कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। चलिए, अब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट अभी भी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। एक और टॉपिक बचता है कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, हल्के से नाम पढ़ेंगे हम उसके नेक्स्ट वीडियो में। प्लस कोरल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, ह्यूमन लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर कोरल रीफ प्रोटेक्शन। देखिए, हम कोरल रीफ के बारे में पढ़ रहे थे, राइट, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हल्का सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। कोरल क्या होते हैं, कोरल के टाइप्स, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनकी कंडीशंस जो इंपॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। फिर हमने पढ़ा कौन सा आइलैंड है जो कोरल रीफ से बना हुआ है। फिर हमने पढ़ा कोरल रीफ के टाइप्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स, अटॉल। उसके बाद हमने जाना कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, कोरल ब्लीचिंग के रीजंस क्या है, क्यों होती है कोरल ब्लीचिंग। तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है, काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, एक बार जाके उन्हें ज़रूर देखें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में मैंने वहाँ पे नोट्स बनाए हैं, सब कुछ एक्सप्लेन किया है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, जो ग्लोबल लेवल पे लिए गए हैं कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। यहाँ पे सिर्फ इनिशिएटिव्स के नाम दिए गए हैं कि इन केस आपको कहीं मेंस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप इनके नाम वहाँ पे हाईलाइट करके लिख सकते हो, ठीक है, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। सो ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। फर्स्ट है सस्टेनेबल ओशियन इनिशिएटिव, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, रीफ रिसाइलेंस नेटवर्क, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क, कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव, राइट। बस अब हमें और इन डेप्थ नहीं पढ़ना है इन इनिशिएटिव्स के बारे में, क्योंकि इनमें होना क्या है, अल्टीमेटली जो कोरल रीफ्स हैं। अब कोरल रीफ्स क्या है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट कैसे करके रखना है उसके बारे में इन इनिशिएटिव्स में जो है कुछ स्टेप्स लिए गए होंगे। नाउ हम बोल रहे हैं कि कोरल रीफ्स को प्रोटेक्ट करना है, बट क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्या जरूरत है हमें उन्हें प्रोटेक्ट करने की, राइट। तो बस ये लास्ट टॉपिक है हमारे कोरल रीफ्स का, एंड उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ साथ में अपने नोट्स मेंटेन करते रहें। सो हमारा टॉपिक है व्हाई इज कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट। हमने कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन कोरल्स को बचाना, कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो यहाँ पे चार मेन जो है रीजंस आप कह सकते हैं जो यहाँ पे मैंने कंसीडर किए हैं कि हाँ इसलिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए, मैंने ये टॉपिक मैंने इंटरनेट से उठाया है, क्योंकि वो भी अलग अलग वेबसाइट से, क्योंकि एक जगह आपको ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट है मैरीन डाइवर्सिटी, टूरिज्म, फिशिंग एंड कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन के लिए। अब नाम से आपको हल्की अंडरस्टैंडिंग तो हो गई होगी, बट इन डेप्थ इन चारों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो मैरीन डाइवर्सिटी क्या होती है, many marine organisms depend on them for food, shelter and reproduction. Healthy corals, good marine life, unhealthy corals, loss of marine life can disrupt the food chain. बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे 3-4 लाइनों में कह दी गई है। अब देखिए होता क्या है, घास खाती है क्या, हिरण या जो भी ये होते हैं ना, जो मतलब सिर्फ घास खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, वो घास खाते हैं। फिर उसके बाद शेर वगैरह आते हैं, वो डियर को खाते हैं। इस तरह से एक फूड चेन चलती है हमारी। तो जैसे लैंड के ऊपर फूड चेन चलती है, वैसे ही ओशंस के अंदर भी फूड चेन होती है। बहुत सारे ऐसे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इन कोरल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है।
अगर कोरल्स हेल्दी होंगे तो मेरीन लाइफ अच्छी रहेगी, मेंटेन्ड होगी, बैलेंस्ड होगी। लेकिन अगर अनहेल्दी होंगे कोरल्स, यानी कोरल ब्लीचिंग हो रही है या और कोई इशू हो रहा है, जैसे हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे, है ना, तो उसकी वजह से मेरीन लाइफ में लॉस होगा। सिर्फ कोरल्स को लॉस नहीं होगा, जो भी उन पर डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको लॉस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है वो डिसरप्ट हो सकती है, उसमें बाधा आ सकती है, ठीक है। सो मैरीन डाइवर्सिटी के लिए कोरल रीफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चलते हैं टूरिज्म। टूरिज्म मतलब पैसा कमाना, है ना। सो अट्रैक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशंस। अब अगर कोरल रीफ्स अच्छे होंगे मतलब बहुत सुंदर लगेगी जगह। कोरल्स होते क्या हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के, बहुत ही सुंदर कलर्स के एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बड़ा डिफरेंट सा कलर होता है उनका। अगर आप देखेंगे ना गूगल पे भी तो बड़े चमकीले से कलर्स उनके होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी जगह में इतनी सुंदर चीज़ें हैं तो वहाँ पे टूरिज्म तो वैसे ही बढ़ना है। अब टूरिज्म से होता क्या है, हेल्दी कोरल लाइफ, लोग आएंगे तो मतलब वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे बाहर से कोई इंसान आ रहा है, कोरल्स के लिए पैसा दे रहा है या मतलब वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो वहाँ के लोकल लोग जिस वजह से बाहर के लोग वहाँ पे आ रहे हैं उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी तो करेंगे। कोरल जो वहाँ पे कोरल रीफ है उनको प्रोटेक्ट भी तो करेंगे, है ना। ब्लीचिंग कैन इफेक्ट द लोकल इकोनॉमी ग्लोबली। अब टूरिज्म से होता क्या है, टूरिज्म को हमेशा कंसिडर करना पैसे से। जिस भी जगह पे टूरिज्म है वहाँ के लोकल लोग बहुत अमीर होंगे, ठीक है। आप ले लीजिए कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन ले लीजिए, है ना, वहाँ के लोकल लोग अमीर होते हैं क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं उनको मनमर्जी का प्राइस वो बताते हैं, लोग खरीदते भी हैं, राइट। तो अब अगर कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो लोकल इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। एक हमने पढ़ा मैरीन डाइवर्सिटी, एक हमने पढ़ा टूरिज्म। अब हम पढ़ क्या रहे हैं कि कोरल लाइफ इंपॉर्टेंट क्यों है, कोरल को हेल्थ, कोरल रीफ्स की हेल्थ प्रोटेक्शन क्यों हम इनिशिएटिव उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है। दो और पॉइंट्स बचते हैं, फिशिंग एंड कोस्टल लाइन प्रोटेक्शन। देखिए ये चीज़ें ऐसी ना, एक बार समझ ली सुन ली तो हो गया। अब टूरिज्म मैंने आपको बताया, मैरीन लाइफ आपको बताया, तो उसमें याद क्या करना है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फिशिंग। ना फिशिंग कम्युनिटीज़ मतलब जो भी मछलियाँ हैं उनकी भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, स्पीसीज़ हैं, है ना, तो वो क्या करती हैं, डिपेंडेंट होती हैं सीजनल माइग्रेशंस कोरल्स पे। इधर से उधर माइग्रेट होती हैं, जब पानी ठंडा हो जाता है दूसरी जगह चल जाती हैं, या इस तरह से हर एक बर्ड्स भी हम पढ़ते हैं ना कि माइग्रेंट बर्ड्स आए ये वो, तो ये जितने भी स्पीसीज हैं ये इधर उधर घूमते रहते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है, माइग्रेशंस इनमें होती रहती है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं वो कोरल्स पे डिपेंडेंट होती हैं माइग्रेशंस के लिए। नाउ अनहेल्दी कोरल्स कैन लीड टू डिक्रीज इन फिशिंग एक्टिविटीज़। अगर कोरल्स हेल्दी नहीं होंगे, कोरल ब्लीचिंग हो रही है तो जिसकी वजह से फिशिंग एक्टिविटीज़ जो है वो डिक्रीज हो सकती हैं, विच इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ रहे हैं, अगर अनहेल्दी कोरल है वहाँ पे फिशेज नहीं आएंगी, है ना, और जो वहाँ के मछुआरे वगैरह होते हैं जो फिशिंग करते हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी जो लोकल इकोनॉमी है उस पर फिर से इफेक्ट पड़ेगा। फिशिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरल हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है इसका। लास्ट पॉइंट हमारा आज का कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन। इसी के साथ एक बार फिर से कहूंगी, नोट्स बनाए क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कहीं भी नोट्स मिलेंगे, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस, है ना। चलिए कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन की बात करेंगे। कोस्ट लाइन क्या होता है, जो तट होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि कुछ रीफ्स तट के पास होते हैं, कुछ दूर होते हैं, कुछ समुद्र में सेंटर में होते हैं, है ना। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तब पढ़ा था। नाउ कोस्ट लाइन प्रोटेक्शन में क्या होता है, दैट ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन्स बाय एब्जॉर्बिंग कांस्टेंट वेव एनर्जी फ्रॉम द ओशन। ओशन से जो बहुत हीट आती है कई बार, तो उसको कोरल रीफ एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो तटीय इलाका होता है उसको उस वार्म वेव से बचाते हैं, दस कीप कोस्ट लाइन सेफ। इससे जो तटीय एरिया है उन्हें सेफ रखते हैं, ठीक है। अब देखिए छोटा सा टॉपिक था बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहीं पे कोरल रीफ आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस तरह से चीज़ों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाता है ना। जो पूछा है वो तो बताना ही है, बट उससे एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करते हो तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दो तीन चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।